हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी पहली क्लास है ASRB नेट स्टूडेंट्स के लिए। ASRB नेट एज सच आप जानते हैं पास आता जा रहा है एंड अभी स्टूडेंट पैनिक करने लगे हैं, मैम क्या करें, कुछ करवाइए, तैयारी करवाइए। सो आई थॉट लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ सेशन जहाँ पर हम इसको मोर इंफॉर्मेटिव एंड प्रिसाइज रखेंगे। एंड दिस सेशन इज़ मोर अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में आप सभी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज का हमारा टॉपिक ASRB नेट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए रहेगा बायोटेक्नोलॉजी से, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि आज हम सिर्फ बेसिक स्टेप सीखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस भी देखेंगे और इससे अगले आने वाले क्लासेस में हम इसमें डीप जाएंगे, जहाँ पर हम आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा डीपर इन क्लासेस में, इन टॉपिक्स में हम जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। हम सेशन को शुरू करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। साथ ही साथ आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। सो मेक श्योर आप अड्डा 24/7 की ये एप्लीकेशन भी ज़रूर डाउनलोड कर रहे हैं। नाउ आज का टॉपिक जैसे कि मैंने आपको कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। ये एक कंसेप्चुअल अप्रोच रहेगा। यहाँ पर हम MCQs नहीं बल्कि कंसेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। सो देखिए, जब इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली समथिंग विच इज रिलेटेड टू टेक्निक्स, है ना, टेक्निकलिटी से रिलेटेड होता है। और जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो वो जीन से रिलेटेड होता है। जीन्स में टेक्निक्स लेकर आना, जीन्स को मॉडिफाई करना, उनके सीक्वेंस को मॉडिफाई करना, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स के सीक्वेंस को मॉडिफाई कर सकता है और साथ साथ न्यू जीन्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर भी कर सकता है। दोनों काम जेनेटिक इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। क्या है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, नॉट ओनली जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस दैट यूजेस लैबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी टू ऑल्टर द DNA मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जो DNA मेकअप है, जो उसका भगवान ने DNA मेकअप बनाया है, सीक्वेंस बनाया है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, लैबोरेटरी टेक्निक्स की मदद से उस सीक्वेंस को, उस क्रम को बदलते हैं। क्रम तो म्यूटेशन में भी बदला जाता है, लेकिन उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कहते, बिकॉज जो म्यूटेशन है ना, वो म्यूटाजेंस की वजह से हो रही है, सीक्वेंसेस चेंज हो रही हैं एंड वो जनरली हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम कोई जेनेटिक मेकअप चेंज करते हैं, यानी कि जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जीन्स को डिलीट करते हैं, रिमूव आउट करते हैं, है ना, या फिर जैसे कि आपने जीन थेरेपी सुनी है ना, जीन को करेक्ट सीक्वेंस देना ताकि पर्टिकुलर डिजीज ना हो पाए, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग में आते हैं, राइट। नाउ दिस इज बेसिकली यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। यू कैन चेंज अ सिंगल बेस पेयर। आप सिंगल बेस पेयर चेंज कर सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया डिजीज सिर्फ एक बेस पेयर के कारण होती है। अगर आप उस बेस पेयर को चेंज करके करेक्ट बेस पेयर डाल देंगे तो पर्सन सिकल सेल से नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सिंगल बेस पेयर चेंज कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई रीजन है वो डिलीट कर सकते हैं, कोई पार्ट है DNA का जो आप पर्टिकुलरली उसको प्रॉपरली उसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई नई सेगमेंट उस DNA में डाल सकते हैं, ठीक है, या कंप्लीटली न्यू जीन डाल सकते हैं जो कि अगेन DNA सेगमेंट्स का ही पार्ट होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन साइलेंसिंग भी आ जाता है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन यानी कि ट्रांसजेनिक्स भी आ जाते हैं, जीन थेरेपीज भी आ जाती हैं, वैक्सीनेशन डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो बहुत कुछ है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काउंट होता है, राइट। अब यहाँ पर हमारे लिए होता है एक जो कॉमन टर्म हमने सुना होता है GMO। व्हाट इज GMO? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स,
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनका जीनोम मॉडिफाई किया गया है, जिनका जीनोम चेंज किया गया, इट इज़ नॉट नेचुरल एनीमोर, उसमें कुछ ह्यूमन चेंजेस किए गए हैं, तो उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बट फिर ट्रांसजेनिक्स क्या होते हैं? तो ट्रांसजेनिक्स और जीएमओज में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, एक हेयर लाइन डिफरेंस होता है। देखिए, जीएमओ तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोम चेंज हुआ है, जैसे कि फ्लेवर सेवर टोमेटो ही लगा लीजिए जिसमें जीन साइलेंसिंग की गई है, दैट इज ऑल्सो अ जीएमओ। वो भी एक जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हमने एक जीन को साइलेंस किया है, किसी जीन को डिलीट किया है, किसी जीन को ठीक किया है ना, किसी बेस पेयर को चेंज किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, डिलीट किया है, ऐड किया है, वो सब क्या है? वो जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। यानी कि जीएमओ क्या है? एक बड़ी छतरी है, उसके नीचे एक कैटेगरी आती है ट्रांसजेनिक्स। ट्रांसजेनिक्स क्या होते हैं? जिनमें आप उनकी जीन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, उसकी जीन को साइलेंस नहीं करा रहे या एनहांस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक कंप्लीटली न्यू जीन्स जनरली फ्रॉम एन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। इसको ट्रांसजेनिक कहते हैं। ट्रांस मतलब ट्रांसफर हुआ है, जेनिक मतलब जीन्स का। जहाँ जीन्स का ट्रांसफर हुआ है, उसको करेक्ट नहीं किया गया है, उसको साइलेंस नहीं किया गया है, उसको ट्रांसफर किया गया है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जिस ऑर्गेनिज्म में वो आती है, रिसीव की जाती है, उसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं। जैसे कि बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन क्या है? इसमें हमने एक जीन लिया है जो कि एक बैक्टीरिया से लिया गया है ना, तो ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, लेकिन साथ साथ ये एक जीएमओ भी है, क्योंकि अगेन इसका जीएमओ जो जीनोम है वो मॉडिफाई किया गया है ना। सो बेसिकली ऑल ट्रांसजेनिक्स आर जीएमओज। सभी ट्रांसजेनिक्स जीएमओज होते हैं, लेकिन सभी जीएमओज ट्रांसजेनिक नहीं होते हैं। This is the hairline difference between your GMO and your transgenics, right? Now moving ahead with next one, and that is what is recombinant DNA technology, है ना। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमें कोई टर्म पूछ ले, what is recombinant DNA technology and what is genetic engineering, हमें लगता है सब सेम ही तो है। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज अ वेक्टर, एक वेक्टर है, ठीक है। जहां पर प्लाज्मिड हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, वायरस डीएनए हो सकता है, इनटू अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन इंसर्टेड एंड अनेबल इट्स क्लोनिंग इन एन एप्रोप्रिएट होस्ट सेल। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? दो डीएनए का मिक्सचर है ना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ द टू डीएनए। जनरली टू डीएनए में से एक वेक्टर होता है और एक डिजायर्ड जीन होता है, ठीक है। ये आपका वेक्टर का डीएनए है, इसमें कट लगाया जाता है और एक जीन इंसर्ट किया जाता है। अब ये जीन किसका है? मान लीजिए ये ह्यूमन जीन है, यानी कि ये ह्यूमन का डीएनए है, और ये जो प्लाज्मिड है मान लीजिए ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है, यानी कि एक बैक्टीरियल जीनोम है। अब एक बैक्टीरियल जीनोम ह्यूमन जीनोम के साथ मिक्स हुआ है, तो दो जीन्स ऐसे या दो डीएनए स्ट्रैंड्स ऐसे मिक्स होते हैं, तो उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अ मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड विद द फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ डीएनए। दो अलग अलग टाइप के डीएनए जो है फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जिसको जनरली एक सुइटेबल होस्ट के अंदर डाला जाता है ताकि हम उसमें या तो जीन क्लोनिंग कर सके, या जीन एक्सप्रेशन कर सके, या फिर क्या कर सके, है ना। तो बेसिकली आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो यही दो काम करता है, या तो जीन क्लोनिंग करता है या जीन एक्सप्रेशन करता है, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाउ बात आती है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन ट्रांसफर हम क्यों करते हैं, इसका क्या हमें जो है बेनिफिट हो सकता है। So first is to obtain the large number of copies of a specific DNA fragment. एक DNA fragment है, यानी कि एक जीन है, मैं उसकी कॉपी नंबर बढ़ाना चाहती हूँ, उसकी कॉपीज बनाना चाहती हूँ, उसको रेप्लिकेट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंसर्न जीन। जो जीन आपने डाला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए प्लाज्मिड में, है ना, वो जीन एक्सप्रेस करे, प्रोडक्ट बनाए और आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम सिर्फ कॉपीज बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट ना बनाए, वो एक्सप्रेस ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हम चाहते हैं हमारी जीन एक्सप्रेस हो, प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारे लिए किया जाए, ह्यूमन बीइंग वेलफेयर के लिए किया जाए। नेक्स्ट आता है टू इंटीग्रेट द जीन इनटू द क्रोमोसोम ऑफ द टारगेट ऑर्गेनिज्म। तीसरा क्या है, टारगेट ऑर्गेनिज्म में जीन क्या हो आपका, टारगेट ऑर्गेनिज्म में जीन आपका इनकॉर्पोरेट हो, जैसे कि आपका जो बैसिलस thuringiensis से जीन लिया गया है वो कॉटन के जीनोम में इनकलकेट हो, है ना। तो ये भी हमारा एक काम हो सकता है कि या तो हम उसके जीनोम में इनकलकेट कराएं या फिर उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जैसे कि हम इंसुलिन में करते हैं, है ना। इंसुलिन में हम क्या करते हैं, एक ट्रांसजेनिक, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं सबसे पहले, उसमें एक ह्यूमन इंसुलिन जीन डालते हैं, ये जीन एक्सप्रेस करता है और इसको बैक्टीरिया में डाला जाता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है ये ह्यूमन इंसुलिन बनाता है। अब हमें प्रोडक्ट से मतलब है, प्रोडक्ट है इंसुलिन, इस इंसुलिन को वैक्सीनेशन की फॉर्म में हम सबको डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। तो जहाँ जीन प्रोडक्ट यूज हो रहा है यानी कि वहाँ जीन एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है, और जहाँ एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है वहाँ प्रोमोटर का होना ज़रूरी है, ऑपरेटर का होना ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी चीज़ हो जाती है। बाकी अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो प्रोमोटर को होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस द जीन्स, आप सिर्फ कॉपी नंबर बढ़ा रहे हैं उस जीन का, ठीक है। तो ये 3 काम हम बेसिकली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ कमिंग टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बेसिक प्रोसेस क्या हो सकता है, फर्स्ट इज डीएनए आइसोलेशन। पहला क्या है, डीएनए आइसोलेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका डीएनए है, जो डिजायर्ड जीन है उसे आइसोलेट करेंगे, ठीक है। आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले सेल से डीएनए पूरा आउट करेंगे उसका, है ना, इसका पूरा डीएनए आउट हो गया सेल का। अब इस पूरे डीएनए में से वो फ्रेगमेंट निकालेंगे जो कि आपके इंटरेस्ट की है, जिसमें आपकी जीन है। उसके लिए आप यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आर ही लिखते हैं, सॉरी इसको, है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, इस पूरे डीएनए को उस पार्ट में काट देगा जो जीन आपको चाहिए, जो आपका इंटरेस्ट का जीन है, इसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से निकाला जाता है, ठीक है, और इसको एक सूटेबल वेक्टर में डाला जाता है। वेक्टर क्या है, एक सर्कुलर डीएनए है ना, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि जनरली बैक्टीरिया में पाया जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है मतलब उसके नॉर्मल क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है, सर्कुलर इन शेप है। अब हम क्या करेंगे, जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने इस जीन को कट किया था डीएनए से निकालने के लिए, उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप इस प्लाज्मिड में कट लगाएंगे, तो प्लाज्मिड जो है खुल जाएगा। अब ये जो जीन यहाँ पर आपने यूज किया था इसको यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, RDNA बन गया है, क्योंकि इसमें जो है जीन भी आ गया है, साथ साथ प्लाज्मिड का डीएनए भी आ गया। इस RDNA को हम किसी भी होस्ट सेल में डालते हैं, किसी भी होस्ट सेल में डालते हैं ताकि अपना काम कर सके। बाहर पड़ा डीएनए कोई काम नहीं कर सकता, ना रेप्लिकेशन कर सकता है ना एक्सप्रेशन कर सकता है, तो इसको पर्टिकुलर एक होस्ट में डालना होगा। होस्ट में डालने की इस प्रतिक्रिया को या प्रक्रिया को, नॉट प्रतिक्रिया, ठीक है, हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी होस्ट सेल में डालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब किस सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या किस सेल में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यह हमें पता चलता है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स की मदद से। यानी कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो किस सेल में आया है और किस सेल में नहीं आया है, ये हम पता करते हैं, और जिस सेल में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है उनको उठा के अलग हम अपने काम के लिए ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। उसके बाद हम जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने यहाँ पर जीन डाला और इसको किसी भी बैक्टीरियल सेल में डाल दिया, अब ये क्या क्या कर सकता है, या तो क्लोनिंग कर सकता है, अपना कॉपी नंबर बढ़ा सकता है ना, या फिर
कॉपी नंबर नहीं बढ़ाएगा तो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया इंसुलिन का, तो ये क्या करेगा, ये इंसुलिन बनाएगा यानी कि एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करने के लिए प्रोमोटर का होना ज़रूरी है ताकि डीएनए से आरएनए बन सके, आरएनए से प्रोटीन बन सके और ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट जो हमने यहाँ पर डाला है ये क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो बेसिक स्टेप जो है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की वो क्या होती है, पहले आइसोलेशन करना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको जो है काटना ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया जा सके। फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट से को रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में डालना और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी भी होस्ट सेल में डालते हैं यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर होस्ट सेल में किस में हमारा डीएनए आया है हमें पता करने के लिए सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स करना पड़ता है। देन जीन क्लोनिंग होगा या जीन एक्सप्रेशन होगा यानी कि फाइनल काम होगा। ठीक है, ये बेसिक स्टेप है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के। इनके एक एक स्टेप में हम डीप डाउन जाएंगे यानी कि वेक्टर्स कौन से प्रकार के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन से प्रकार के होते हैं, यहाँ कैसे ये जो है जुड़ पाते हैं, इसके लिए डीएनए लाइगेज की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक एक स्टेप को हम फर्दर क्लासेस में जो है अच्छे से समझेंगे कि कैसे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम आती है। अभी जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया वो आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो हियर इट इज अ प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड है जो कि सर्कुलर डीएनए है ना, और ये आपका यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है। इस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब आएगा, कट करेगा तो ये फ्रेगमेंट्स में कट होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी कट लगेगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो वेक्टर यहाँ से आया और जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आया, जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज ने किया। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, आरडीएनए जिसको आप कहते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट को आप किसी भी होस्ट सेल में डालते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो है प्लाज्मिड इस सेल में आ गया। सेल में आने के बाद या जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि रेड कलर का इसमें दिख रहा है वो अपने आप कॉपी बढ़ा रहा है। ये हमारा क्या बढ़ रहा है, कॉपी नंबर बढ़ रहा है, क्लोनिंग हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। जीन क्लोनिंग इज नथिंग बट जीन की कॉपी नंबर बढ़ाना। ठीक है, ये काम आज के दिन आप पीसीआर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। अगर एक्सप्रेशन करना होगा तो ये जो आपका यहाँ पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका प्लाज्मिड है, ये आपका बैक्टीरिया में डला हुआ है। ये बैक्टीरिया ही अब उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देगा क्योंकि इसके पास वो जीन आ चुका है, तो बैक्टीरिया डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली प्लाज्मिड होता है जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है ना। तो यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड आइसोलेट किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया। ठीक है, यहाँ पर हमने कट लगाया, कट लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको कट लगाएंगे तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से ये ओपन होगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आकर जुड़ जाता है। ये हैंगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं जिनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं, इसके बारे में अभी बताऊंगी। राइट, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर जुड़ गया और ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ग्लू का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है और इस तरीके से आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी होस्ट में हम जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और फिर इसकी क्लोनिंग या एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वैसे तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली स्टिकी एंड्स का मतलब होता है कि एक तरफ आपके कुछ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं जो किसी और के साथ पेयर नहीं है, सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं, यानी कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंड आएगा तो वो चिपकने के लिए रेडी होंगे। इनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं, जिनको फर्दर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइम पर पढ़ेंगे। ब्लंट एंड क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, कौन से एंजाइम कौन से एंड्स प्रोड्यूस करते हैं और कौन सा एडवांटेजेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम फर्दर क्लासेस में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्लास में पढ़ेंगे। राइट, नाउ कमिंग टू
द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट है आपकी रोजी काव। रोजी काव क्या है, एक काव है, लेकिन ये एक आपका ह्यूमन मिल्क में पाने वाला प्रोटीन होता है जिसको हम अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये ह्यूमन मिल्क जो है, ह्यूमन मिल्क में पाने वाला जो प्रोटीन है, ये इस रोजी काव के मिल्क में पाया जाता है, क्योंकि हमने इसमें वो जीन इंसर्ट किया है जो इस पर्टिकुलर प्रोटीन को बना सकता है। ठीक है, ये रोजी काव डेवलप हुई थी 1997 में, तो इसका नाम आपको याद रखना है रोजी। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, इसने ह्यूमन मिल्क का प्रोटीन बनाया अपने दूध में, यानी कि इन्फेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जो इन्फेंट्स अपनी मदर का दूध नहीं पी पाते, उसके लिए ये गाय का दूध काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो नेक्स्ट इज योर सैल्मन। सैल्मन फिश को डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इसके मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर चुके हैं कि जल्दी ही अपने साइज में बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और मार्केट तक पहुंचने में कम समय लगता है। ठीक है, मार्केट तक पहुंचने में कम समय लगता है, मतलब डिमांड को कहीं ना कहीं हम मीट कर पा रहे हैं। सो दैट इज योर सैल्मन फिश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और एग्जाम्पल है फेदरलेस चिकन, है ना। चिकन्स जो चिकन मीट के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसमें फेदर हटाना एक हेक्टिक टास्क होता है। तो उन्होंने कहा कि जो जीन फेदर बनाती है उसको डिलीट कर दो, ना बनेंगे फेदर, ना करने पड़ेंगे साफ। ठीक है, हालांकि ऑफ कोर्स मॉरल नहीं है ये, बिकॉज इस बेचारे को बहुत सर्दी से गर्मी से जूझना पड़ता है। जो फेदर इसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में इस्तेमाल करता था ये, राइट। सो बेसिकली ये बनाया इसलिए गया है कि इसको सिर्फ मीट पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, फेदरलेस हो, तो इसको साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन डायरेक्टली कट एंड कुक द मीट। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रांसजेनिक का एग्जाम्पल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल। सी थ्रू फ्रॉग्स, बायोलॉजी में बहुत सारे फ्रॉग्स कटते हैं, तो उन्होंने कहा एक ऐसा फ्रॉग बना देते हैं जिसके आर पार आप देख पाओगे, फ्रॉग को काटना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इनमें जो स्किन पिगमेंटेशन होते हैं, उन जीन्स को साइलेंस किया गया ताकि वो जीन एक्सप्रेस ना हो। स्किन में पिगमेंटेशन नहीं होगा तो आर पार दिखेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगी। तो ये सी थ्रू फ्रॉग्स जो है बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए 2007 में। ऐसे ही आपकी ग्लो फिश है ना। ग्लो फिश जो है ग्लो करती हैं, आपने देखा होगा एक्वेरियम वगैरह में इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जीएफपी प्रोटीन पाया जाता है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, जिसका इस्तेमाल हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ स्कोरेबल मार्कर भी करते हैं। ठीक है, आप किसी भी फिश में, जेली फिश में या ज़ेब्रा फिश में, किसी भी चीज़ में आप बेसिकली इस जीन को इंसर्ट करेंगे तो वो जो फिश है वो ग्लो करने लग जाएगी, और एक्वेरियम वगैरह के लिए, साज सज्जा के लिए, ऑर्नामेंटल्स के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रांसजेनिक का एग्जाम्पल है। अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप है आपकी निकोशियाना टबैकम, जो कि 1982 में आई। निकोशियाना टबैकम में हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इंट्रोड्यूस किया फॉर एल-फोस्फिनोथ्रिसिन। एल-फोस्फिनोथ्रिसिन से रेजिस्टेंट हो, जो कि आपके बास्ता या पीपीटी नाम के हर्बिसाइड में पाई जाती है, ताकि जब हम इन हर्बिसाइड का स्प्रे फील्ड में करें तो हमारे टबैको को नुकसान ना पहुंचाए, सिर्फ वीड्स को ही मारे। ठीक है, तो ये टबैको जो है आपका पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था, क्रॉप था, नॉट इवन प्लांट। प्लांट आपका जो है अरेबिडोप्सिस थैलियाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी लोगों ने सुना है फ्लेवर सेवर टमाटो। फ्लेवर सेवर टमाटो जो है कैलिफोर्निया में कैलजिन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। फ्लेवर सेवर टमाटो में एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोयूरानेज एंजाइम, जो इसके फ्रूट वॉल को डाइजेस्ट करता है और ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। अगर टमाटर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो मार्केट में जाने से पहले ही खराब हो जाता है। उन्होंने कहा इस एंजाइम से एंटीसेंस आरएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, जो इस एंजाइम के आरएनए के साथ जुड़कर उसको डबल स्ट्रैंडेड कर देता है, जिसके कारण ये जीन फर्दर एक्सप्रेस नहीं हो पाती, यानी कि इस टमाटर में ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम बन ही नहीं पाता है। अगर ये एंजाइम ही नहीं बन पाता तो फ्रूट सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड रहता है और मार्केट तक ईजीली पहुंच पाता है। साथ ही साथ इसमें एक रेजिस्टेंट जीन भी डाला था, जो कि ये क्या कहते हैं आपके एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दैट वाज योर APH जीन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं बीटी कॉटन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ योर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमने बैसिलस thuringiensis नामक एक बैक्टीरिया से Cry1AC जीन लिया और गॉसिपियम हिरोसिटम यानी कि कॉटन में डाला।
इसके वजह से क्या हुआ, गॉसिपियम हिरोसिटम पर लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते, अगर वो करते हैं तो इस क्रॉप को खा के वो मर जाते हैं। तो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए हमने इस्तेमाल किया बीटी कॉटन। दिस इज द ओनली जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप और जीएमओ विच इंडिया इज ग्रोइंग, जो इंडिया में ग्रो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है गोल्डन राइस, ये भी सबने सुना हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, गोल्डन राइस इंगो पॉट्रिकस ने हमें दिया एंड इसमें आपकी 2 जीन डाली गई, PSY जीन जो कि डैफोडिल से ली गई पहले, इम्प्रूव्ड गोल्डन राइस में ये मेज से ली गई थी। ठीक है, और CRTL जीन डाली गई। ठीक है, और ये दोनों ही जीन्स हेल्प करती हैं बीटा कैरेटिन फॉर्मेशन में। बीटा कैरेटिन एक प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का, और बीटा कैरेटिन का जो पिगमेंटेशन है वो येलो कलर का होता है, जिसके कारण ये चावल पीले रंग के दिखाई देते हैं, और इनको हमने नाम रख दिया गोल्डन राइस। ये जनरली अफ्रीकन कंट्रीज के लिए बने थे, जहाँ पर लोग गरीब हैं, सिर्फ राइस पर ही डिपेंडेंट हैं, और उनमें विटामिन ए की भारी कमी देखी गई थी। इसलिए इंगो पॉट्रिकस ने इस गोल्डन राइस को डेवलप किया था टू मिटिगेट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी को मिटिगेट किया जा सके, इसके लिए ये गोल्डन राइस डेवलप हुए थे। ठीक है, सो दीज आर सम फेमस एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि हम देख पा रहे हैं। इंसुलिन, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जहाँ पर एक ह्यूमन जीन हमने बैक्टीरिया में डाला और अब बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन बना रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसकी फर्दर क्लासेस में हम इसको बाइफरकेट करके पढ़ेंगे और डीपर नॉलेज में जाएंगे। होपफुली आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। गाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, IBPS, AFO, IFCO, क्रिप्को, CCI जैसे, या फिर आपके MSc लेवल प्रिपरेशन है ICR, CUET, UP कैटेट एग्जाम्स के लिए, या आप ऑलरेडी MSc में और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रीम, तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये महापैक प्लस में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MSc एंट्रेंस एग्जाम, नेट बैचेस सभी की एक साथ एनरोलमेंट मिलती है एक ही एनरोलमेंट में। राइट नाउ इसके ऊपर आपके ट्रिपल वैलिडिटी है और 81% ऑफ है, यानी कि 1 साल से कम की फीस में आप 27 महीने की वैलिडिटी इसमें ले पा रहे हैं। सो अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन एनरोल इन दिस बैच, यूज द कोड Y448A। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो डिस्काउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे में एनरोल करना है मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, इस पर जाइए, है ना। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाइए, एग्रीकल्चर को चूज़ कीजिए और यहाँ पर आएगा आपके एग्रीकल्चरल महापैक। महापैक में सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, प्लस में आपके MSc और नेट बैचेस भी हैं। ठीक है, यू कैन चूज द वैलिडिटी, आपके लिए 18 महीने काफ़ी रहेंगे या फिर आप 27 महीने के लिए इसको लेना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको बाय नाउ करना है। जैसे ही आप बाय नाउ करेंगे, यहाँ पर आपसे कोड पूछा जाएगा। कोड आपको डालना है Y448A। 4 + 4 8 होते हैं, A फॉर एग्रीकल्चर। जैसे ही आपने ये डाला, यहाँ पर आपका डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाता है 8,399 में वेबसाइट पर, और 8,200 में आप अपने क्या कहते हैं एप्लीकेशन पर इसमें एनरोल कर सकते हैं, और आप किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2+ ईयर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर। ऐसे ही छोटे छोटे सेशंस आपके लिए फर्दर लेकर आती रहूंगी, सो दैट यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम मी, राइट। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस और डाउट, आप कमेंट्स में जरूर डालिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।